फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एसआर सक्सेस टू वर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 उपसर्ग संयोजन यौगिक। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग संयोजन यौगिकों का स्थायित्व। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग संयोजन यौगिकों का स्थायित्व। आज हम उपसर्ग संयोजी यौगिक स्थायी कब होते हैं इसको हम विस्तार से समझेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो उपसर्ग संयोजी यौगिक होते हैं इसमें केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के संयोग से उपसर्ग संयोजी यौगिकों का निर्माण होता है। तो जब केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है तो उससे बनने वाला संकुल अधिक स्थायी होता है। तो सामान्यतः संकुल यौगिक स्थायी होते हैं, लेकिन उपसर्ग संयोजी यौगिकों का जब विलयन तैयार किया जाता है तो विलयन में ये अपने अवयवों में वियोजित हो जाते हैं। यानी ये उपसर्ग संयोजी यौगिक जिनसे बने रहते हैं उसमें ये वियोजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर किसी भी संकुल का विलयन में स्थायित्व को यदि हम देखें तो किसी संकुल का विलयन में स्थायित्व साम्य पर भाग ले रहे धातु तथा लिगेंड के मध्य संगुणन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसको हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम जब संकुल का विलयन में स्थायित्व को देख रहे हैं तो जो साम्य में भाग ले रहे जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा या केंद्रीय धातु आयन है और लिगेंड, इनके मध्य संगुणन की मात्रा पर निर्भर करता है, जिसे साम्य स्थिरांक या स्थायित्व स्थिरांक या विरचन स्थिरांक से ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर साम्य स्थिरांक या स्थायित्व स्थिरांक या विरचन स्थिरांक ये तीनों एक ही शब्द हैं। आप साम्य स्थिरांक शब्द का प्रयोग करें या स्थायित्व स्थिरांक या फिर विरचन स्थिरांक का, ये तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर या शब्द का प्रयोग किया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम समझते हैं संकुलों का स्थायित्व स्थिरांक या साम्य स्थिरांक या विरचन स्थिरांक। तो यहाँ पर जैसे कि हमें समीकरण प्रदर्शित है कि किसी भी केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के मध्य अभिक्रिया होने से संकुल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इस समीकरण के लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा? तो साम्य स्थिरांक को हम K से या फिर बीटा 4 से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो ये ML4 है ये संकुल को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये संकुल बटे जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं धातु और लिगेंड। तो साम्य स्थिरांक को हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर K साम्य स्थिरांक या स्थायित्व स्थिरांक या विरचन स्थिरांक कहलाएगा। तो जब K का मान अधिक होगा तो विलयन में, चूंकि हम विलयन की बात कर रहे हैं, किसी संकुल का विलयन में स्थायित्व को देख रहे हैं, तो विलयन में ML4 यानी कि संकुल की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। K का मान जितना अधिक होगा संकुल की मात्रा भी उतनी अधिक होगी और स्वतंत्र धातु आयन की मात्रा कम होगी। यानी कि जो धातु है लिगेंड है इनकी मात्रा कम होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि सामान्य रूप से जो केंद्रीय धातु आयन जब इसमें विलयन तैयार करेंगे विलायक में, तो ये विलायक के अणुओं से घिरे रहेंगे और ये धीरे धीरे लिगेंड के द्वारा प्रतिस्थापित होते जाएंगे। तो यहाँ पर जो साम्य स्थिरांक K या फिर बीटा 4 का मान अधिक होने पर संकुल यौगिक भी अधिक होगा। पर यह अभिक्रिया की धातु और लिगेंड की मध्य अभिक्रिया से संकुल का निर्माण होता है, ये 4 पदों में संपन्न होती है। तो यहाँ पर जब अभिक्रिया 4 पदों में संपन्न होती है मतलब कि इसका जो स्थायित्व स्थिरांक है ये भी 4 अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर पदशः स्थायित्व स्थिरांक K1, K2,
K3, K4 होगा क्योंकि ये 4 पदों में हो रहा है। यहाँ पर पदशः स्थायित्व स्थिरांक और समग्र स्थायित्व स्थिरांक ये दो अलग अलग शब्द हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पदशः स्थायित्व स्थिरांक को इंग्लिश में स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और समग्र स्थायित्व स्थिरांक को ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट में जो संबंध होता है वो इस प्रकार लिखा जाता है, बीटा 4 इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इक्वल टू बीटा 4 लिखा है और यहाँ पर K या बीटा 4 लिखा है, यानी कि ये 4 स्टेप में हो रहा है तो इसलिए इसको बीटा 4 करके लिखा गया है। और ये K जो है इसको पूरा ओवरऑल K लिख दिया गया है। तो यहाँ पर इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये पदशः स्थायित्व स्थिरांक और समग्र स्थायित्व स्थिरांक में संबंध को दर्शाता है। अब यदि किसी सामान्य अभिक्रिया यानी कि जैसे आपका धातु प्लस लिगेंड की संख्या जो भी होगी और इससे बन रहा है संकुल, इसके लिए समग्र स्थायित्व स्थिरांक क्या होगा? किसी भी सामान्य अभिक्रिया के लिए समग्र स्थायित्व स्थिरांक इस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ पर K जो कि समग्र स्थायित्व स्थिरांक होगा, या फिर बीटा n। यहाँ पर n क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पर लिगेंड की संख्या n है, तो यहाँ पर n के लिए हम ले रहे हैं और ऊपर में हम संकुल को दर्शाएंगे और उसके बटे में धातु और लिगेंड को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर जो पदशः स्थायित्व स्थिरांक और समग्र स्थायित्व स्थिरांक के लिए हम बीटा n इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 डैश डैश Kn करके लिखेंगे। यहाँ पर जो बीटा n का विपरीत समग्र वियोजन स्थिरांक या अस्थायित्व स्थिरांक कहलाता है। मतलब यदि बीटा n को हम 1 बाई बीटा n करके लिखते हैं तो ये जो अस्थायित्व स्थिरांक या विपरीत समग्र वियोजन स्थिरांक कहलाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, समग्र वियोजन स्थिरांक इक्वल टू 1 बाई बीटा n। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम स्थायित्व स्थिरांक को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो जैसा कि हमको यहाँ पर एग्जाम्पल प्रदर्शित है, टेट्रा एमीन कॉपर 2+ आयन का बनना, या फिर हम इसको बोलेंगे क्यूप्रामोनियम आयन। जैसा कि हमको यहाँ पर प्रदर्शित है कि कॉपर 2+ आयन और अमोनिया की अभिक्रिया से यहाँ पर CuNH3 2+ आयन बन रहा है। तो इसके लिए जो साम्य स्थिरांक है उसको हम, चूंकि ये स्टेप वाइज हो रहा है, तो यहाँ पर K1 हम लिखेंगे साम्य स्थिरांक इक्वल टू संकुल लिखेंगे और जो धातु और लिगेंड है उसको उसके बटे में लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये CuNH3 2+ आयन अपॉन Cu2+ जो कि धातु है और लिगेंड NH3, इस प्रकार से हम साम्य स्थिरांक के लिए लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में अब जो हमारे पास यहाँ पर CuNH3 2+ आयन बना हुआ है प्लस लिगेंड, इनकी अभिक्रिया से फिर संयोजी यौगिक बनेगा CuNH3 2+ आयन। यहाँ पर बनना क्या है? CuNH3 4 2+ आयन। तो इसके लिए जो ये स्टेप सेकंड है, तो स्टेप सेकंड के लिए साम्य स्थिरांक हम लिखेंगे K2 इक्वल टू संकुल जो हमारा बना है CuNH3 2+ आयन अपॉन यहाँ पर जो संयोजी यौगिक है हमारा CuNH3 2+ आयन और लिगेंड NH3। तो इस प्रकार से ये अलग अलग स्टेप में बन रहा है, तो ये 2 स्टेप को प्रदर्शित किया गया है। तो कुल अभिक्रिया हमारी क्या होगी? Cu2+ आयन प्लस 4 NH3, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड की संख्या 4 है तो 4 लिगेंड कार्य करेगा और इसे संकुल बनेगा CuNH3 4 2+ आयन। तो इस समीकरण के लिए स्थायित्व स्थिरांक हम लिखेंगे बीटा 4 इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इक्वल टू, यहाँ पर हमारा संकुल आ जाएगा CuNH3 4 2+ आयन और जो धातु और लिगेंड Cu2+, ये केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड NH3 4। इस प्रकार से हम ये टेट्रा एमीन कॉपर 2+ आयन के बनने के लिए स्थायित्व स्थिरांक को इस प्रकार से लिखेंगे।
यहाँ पर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं ये धातु आयन और लिगेंड के संयोग से बन रहे हैं, और धातु आयन और लिगेंड के मध्य में आकर्षण बल अधिक होता है तो बनने वाला संकुल भी अधिक स्थायी होता है और संकुल यौगिक स्थायी होंगे। लेकिन जब विलयन में हम उपसंयोजी यौगिकों को तैयार करेंगे तो वो उनके अवयव वियोजित हो जाते हैं, और किसी भी संकुल में विलयन का स्थायित्व, जैसे हम पहले पढ़े कि किसी भी संकुल का विलयन में स्थायित्व साम्य में भाग ले रहे धातु तथा लिगेंड के मध्य संगुणन की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब कि ये कितनी मात्रा में ये संगुणित हो रहे हैं, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड, इसकी मात्रा पर निर्भर करता है, जिसको साम्य स्थिरांक या स्थायित्व स्थिरांक या विरचन स्थिरांक से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं उसका साम्य स्थिरांक या स्थायित्व स्थिरांक या विरचन स्थिरांक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर यदि हमको इस संकुल की वैल्यू K1, K2, K3, K4 की वैल्यू यदि हमको ज्ञात है तो उसकी वैल्यू रख करके हम यहाँ पर समग्र स्थायित्व स्थिरांक को ज्ञात कर सकते हैं। हम समझते हैं संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में ये 3 पॉइंट मेन है जो इस संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है धातु आयन की प्रकृति, सेकंड लिगेंड की प्रकृति और थर्ड माध्यम या विलायक की प्रकृति। हम इसे एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है धातु आयन की प्रकृति। अब धातु आयन यानी हम जान रहे हैं कि उपसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन होता है, तो इसकी प्रकृति जो है ये 3 पॉइंट पर आधारित है, आकार, आवेश और आयनन विभव। तो जो संकुल के स्थायित्व है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है आकार के 1/3 त्रिज्या। जो आवेश है इसमें संकुलों के स्थायित्व समानुपाती होता है आवेश के, और आयनन विभव में संकुलों के स्थायित्व समानुपाती होता है आयनन विभव के। सेकंड है लिगेंड की प्रकृति। चूंकि उपसंयोजी यौगिक का निर्माण केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के मध्य अभिक्रिया से होती है, तो लिगेंड की प्रकृति में 4 पॉइंट है, आकार, आवेश, क्षारकता और किलेट प्रभाव। तो यहाँ पर संकुल का स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/3 त्रिज्या के। आवेश ये संकुल के स्थायित्व के समानुपाती होता है आवेश के, और क्षारकता ये संकुल के स्थायित्व के समानुपाती होता है क्षारकता, और किलेट प्रभाव स्थायित्व ये समानुपाती होता है किलेट प्रभाव के। यहाँ पर किलेट प्रभाव हम जानते हैं कि जो एक दंतुर लिगेंड की अपेक्षा बहुदंतुर लिगेंड द्वारा बने संकुल लगभग 10⁻10 गुना से भी अधिक स्थायी होता है। इसे ही किलेट प्रभाव कहा जाता है। इसको हमने किलेट प्रभाव में जो किलेट पढ़े थे उसमें किलेट लिगेंड, इसमें आपको विस्तार से समझाया गया है। थर्ड पॉइंट है माध्यम या विलायक की प्रकृति, यानी कि ऐसे विलायक जिनका परावैद्युतांक और द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है, तो उसमें धातु यानी कि केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड की अभिक्रिया करने पर स्थायित्व बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी विलायक रहेगा उसका परावैद्युतांक और द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा, तो वहां पर धातु और लिगेंड की जब अभिक्रिया होगी तो वहां पर स्थायित्व बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमने उपसंयोजन यौगिकों का स्थायित्व, संकुलों का स्थायित्व स्थिरांक या साम्य स्थिरांक या विरचन स्थिरांक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, और संकुलों के स्थायित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको हम विस्तार से समझें। आगे हम समझते हैं उपसंयोजी यौगिकों का महत्व, यानी कि उपसंयोजी यौगिकों का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। तो इसको हम 9 पॉइंट में समझेंगे, जैसा कि हमको यहाँ पर प्रदर्शित है। फर्स्ट धातु कर्म में, सेकंड विलयन बनाने में, थर्ड विश्लेषिक रसायन में, फोर्थ जल की कठोरता, फिफ्थ उद्योगों में, 6 जीव विज्ञान में महत्व, 7 औषधि के रूप में, 8 उत्प्रेरित जैव रासायनिक अभिक्रियाएं और 9 रंजक उद्योग में। इन 9 पॉइंट को हम एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है धातु कर्म में, यानी कि जो सोना और चांदी के निष्कर्षण में। तो सोना और चांदी का निष्कर्षण साइनाइड विधि से इनको अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो गोल्ड या सिल्वर का साइनाइड संकुल बनाकर इसको अलग किया जाता है। तो इसमें जो बारीक पिसा हुआ अयस्क होता है, इस बारीक पीसे हुए अयस्क का जलीय साइनाइड विलयन में वायु की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे सिल्वर और गोल्ड विलय संकुल बनाता है।
और इस संकुल में जिंक चूर्ण डाल करके सिल्वर या गोल्ड को अवशोषित कर लिया जाता है। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, जिसमें सिल्वर सल्फाइड की सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया करके उपसंयोजी यौगिक का निर्माण होता है और इस उपसंयोजी यौगिक में जिंक से अभिक्रिया करवाते हैं तो सिल्वर अवक्षेपित हो जाता है। इसी प्रकार से जो गोल्ड है, इसकी पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो उपसंयोजी यौगिक बनता है और इस उपसंयोजी यौगिक का जिंक से अभिक्रिया कराने पर जो गोल्ड है ये अवक्षेपित हो जाता है। तो इस प्रकार से उपसंयोजी यौगिक के माध्यम से सिल्वर और गोल्ड का निष्कर्षण किया जाता है। सेकेंड, विलयन बनाने में कई अविलेय पदार्थ में संकुल बना करके उसको घोला जा सकता है। जैसे कि बॉक्साइड यानी Al2O3 को जब Fe2O3 आयरन ऑक्साइड से अलग करने के लिए इन्हें सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ गर्म किया जाता है, जिससे जो बॉक्साइड है Al2O3 ये संकुल आयन के रूप में घुल जाता है। जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, Al2O3 ये बॉक्साइड है जिसकी इसमें विलयन तैयार किया जाता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH- इससे अभिक्रिया होकर के ये संकुल विलेय संकुल का निर्माण करता है। थर्ड, वैश्लेषिक रसायन में यानी कि उपसंयोजी यौगिकों का उपयोग क्षारीय मूलक विश्लेषण में और बहुत से धनायन और ऋणायन की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि हमको यहाँ पर प्रदर्शित है, फर्स्ट क्षारीय मूलक विश्लेषण में यानी कि जो क्षारीय मूलक होते हैं जो 0 समूह से लेकर के 6 समूह तक होते हैं, तो इसमें सेकेंड समूह में जो कॉपर 2+ आयन और कैडमियम 2+ आयन है ये संकुल निर्माण के द्वारा पहचाने जाते हैं। इसी प्रकार से जो चौथे समूह के मूलक होते हैं कैल्शियम 2+ आयन और निकेल प्लस आयन, इनके भी पहचान और पृथक्करण संकुल बना करके किया जाता है। सेकेंड, हम देख रहे हैं बहुत से धनायनों या ऋणायनों की पहचान तथा आकलन। तो उपसंयोजी यौगिकों के माध्यम से जो बहुत से धनायन और ऋणायन की पहचान और उसका आकलन है ये संकुल निर्माण करके किया जाता है। जैसा कि हमको एग्जाम्पल प्रदर्शित है, सिल्वर प्लस आयन, कॉपर 2+ आयन, एल्युमिनियम 3+ आयन, सल्फाइड 2- आयन, फ्लोराइड - आयन। इस प्रकार से और भी धनायन और ऋणायन के मूलक होते हैं जैसे कि कैडमियम 2+ आयन, कोबाल्ट 2+ आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन और भी बहुत से जिनके पहचान और आकलन संकुल निर्माण करके किया जाता है। फोर्थ, जल की कठोरता। जैसा कि आप जानते हैं कि जल की कठोरता कैल्शियम 2+ आयन और मैग्नीशियम 2+ आयन की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये जो कैल्शियम 2+ आयन और मैग्नीशियम 2+ आयन है इसका आकलन EDTA यानी एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन के साथ संकुल बना करके किया जाता है। दोनों संकुल के स्थायित्व स्थिरांक अलग अलग होते हैं और यहाँ पर जो कैल्शियम 2+ आयन है, मैग्नीशियम 2+ आयन है, इसका EDTA के साथ संकुल बना करके इसका आकलन उपसंयोजी यौगिक के माध्यम से किया जाता है। उद्योगों में तो फर्स्ट फोटोग्राफी में और सेकंड विद्युत लेपन में। तो फोटोग्राफी में फोटो फिल्म को धोने के बाद में इसको सोडियम के हाइपोविलियन के साथ स्थिरीकरण किया जाता है और जो अविघटित सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये जो सोडियम के हाइपोविलियन के साथ संकुल बना लेता है और सोडियम थायोसल्फेटो अर्जेंटेड संकुल बनाता है, जिससे इसे पानी से धोने पर ये हट जाता है। तो इस प्रकार उपसंयोजी यौगिक का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सेकंड है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या है कि किसी भी धातु की एक समान व चिकनी कोटिंग के लिए धातु के संकुल को विद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है। जैसे कि सिल्वर के लेपन हेतु उपसंयोजी यौगिक पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट का उपयोग करते हैं तो धातुएं धीरे धीरे मुक्त होते जाती है। जीव विज्ञान में महत्व। अब हम जानते हैं हमारे आसपास जीव विज्ञान उपस्थित है, तो इसका उपसंयोजी यौगिकों में किस प्रकार से ये उपयोग होता है इसको हम समझेंगे। तो फर्स्ट है जो रक्त, जो हमारे शरीर में रक्त होता है इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन, ये Fe2+ आयन संकुल है। सेकेंड, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों को क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल ये मैग्नीशियम 2+ आयन युक्त कार्बनिक संकुल है। थर्ड, जीवन के लिए आवश्यक विटामिन B12, ये कोबाल्ट 2+ आयन का संकुल है। 7, औषधि के रूप में तो लेड
विषैलेपन के उपचार में उपयोग किया जाता है। इसमें कैल्शियम 2+ आयन, EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन संकुल का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे लेड 2+ आयन ये EDTA विलेय संकुल बना करके यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। संयोजी यौगिक में प्लेटिनम संकुल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। उत्प्रेरित जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, उत्प्रेरित जैव रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब कि ये भी जीव विज्ञान से ही रिलेटेड है। बहुत से एंजाइम जिसमें केंद्रीय धातु आयन जैसे कि मोलिब्डेनम, कॉपर आदि होते हैं, तो इनके गुणों का उपयोग करके जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित किया जाता है। लिगेंड की प्रकृति धातु आयनों के ऑक्सीकरण अपचयन व्यवहार को परिवर्तित कर देती है। तो कुछ लिगेंड की उपस्थिति में कोबाल्ट आसानी से कोबाल्ट 2 ऑक्सीकरण अवस्था से कोबाल्ट 3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत हो जाता है। 9 पॉइंट है रंजक उद्योग में। तो जो उपसंयोजी यौगिकों का उपयोग रंग बंधक रंजक रेशों के द्वारा अविलेय संकुल के द्वारा जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमको उदाहरण प्रदर्शित है एलिजारीन रंजक, जो कि एल्युमिनियम या क्रोमियम या आयरन धातु लवण के साथ संकुल बना करके रेशे से जुड़ता है। आज हमने उपसंयोजन यौगिकों का स्थायित्व और उपसंयोजी यौगिकों के महत्व को विस्तार से समझे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।